प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के सभी प्रश्नों का हल सविस्तार देखेंगे। आप अच्छे से समझ करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख सकते हैं। अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। पहला, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं खाली स्थान कहलाता है। तो खाली स्थान में आएगा अभयारण्य। दूसरा, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीसीज खाली स्थान कहलाती है। क्योंकि विशेष क्षेत्र में है इसलिए खाली स्थान में विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज आएगा। तीसरा, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खाली स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो खाली स्थान में आएगा जलवायु। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह IMP प्रश्न है। इसमें पहला, वन प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। दूसरा, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य। तीसरा, संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज। चौथा, वनस्पति जात और प्राणी जात। तो ये चारों अंतर आप अच्छे से तैयार कर लें। पहला है वन्य प्राणी उद्यान और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। वन्य प्राणी उद्यान, यहाँ वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ प्राणियों को पकड़ना व शिकार करना निषेध होता है, यानी मना रहता है। अब देखें हम जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो ये वन्य जीवन, पौधों और जंतुओं, संसाधनों तथा उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जैसे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि। दूसरा देखें हम चिड़ियाघर और अभयारण्य में अंतर। तो चिड़ियाघर यह वह स्थान है जहाँ जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। यह अपेक्षाकृत छोटा होता है। यहाँ कृत्रिम आवास, उनके जंतुओं के रहने के लिए आवास तैयार किए जाते हैं। तो कृत्रिम आवास में रहते हैं और यहाँ जंतुओं को तैयार किया हुआ भोजन ही दिया जाता है। जबकि अभयारण्य जो है, यहाँ भी जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, परंतु यह बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। यहाँ वे प्राकृतिक आवास में रहते हैं, यानी खुद के बनाए हुए आवास में रहते हैं। जैसे शेर है तो वह अपनी स्वयं की बनाई हुई गुफा में रहेगा। यहाँ वे भोजन वनों से ही प्राप्त करें, यानी जंगल में वो स्वयं अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा है संकटापन और विलुप्त स्पीसीज में अंतर। तो संकटापन स्पीसीज ये ऐसी स्पीसीज है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा भी है, विलुप्त भी हो सकते हैं, जैसे बाघ, भैंस, जंगली भैंस आदि। विलुप्त स्पीसीज ये ऐसी स्पीसीज हैं जो अब पृथ्वी पर नहीं हैं, अर्थात विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे डायनासोर। अब चौथा देखें वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर। तो वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, जैसे साल, सागौन आदि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के वनस्पति जात हैं। तो ये विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो साल, सागौन कहाँ पाए जाते हैं? पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। अब देखें प्राणी जात। तो प्राणी जात जो है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु, यहाँ पर पेड़ पौधे और यहाँ जीव जंतु हैं, जो उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं, जैसे हिरण, चीतल आदि। ये पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। प्रश्न तीसरा, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए। पहला वन्य प्राणी, दूसरा पर्यावरण, तीसरा गांव, चौथा शहर, पांचवा पृथ्वी और छठवां अगली पीढ़ी। तो सबसे पहले हम वन्य प्राणी देखें। तो वनोन्मूलन की वजह से वन्य प्राणियों के आश्रय समाप्त हो जाएंगे। जब वन ही नहीं रहेंगे तो उनके आश्रय नहीं रहेंगे और खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होगी। वन्य प्राणियों को दूसरे स्थान पर आश्रय लेना पड़ता है। इससे बहुत सी स्पीसीज संकटापन
अथवा विलुप्त होने की कगार पर आ जाती हैं। अब देखें पर्यावरण के लिए वनोन्मूलन से सबसे अधिक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। इससे पृथ्वी का ताप और प्रदूषण में वृद्धि होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तथा भूमि का जल स्तर भी नीचे गिर जाता है। इससे वर्षा और भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ और सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसकी वजह से प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। अब देखें इसका ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वन उन्मूलन के कारण बाढ़, सूखा, मरुस्थलीकरण जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है तथा मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है। उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव किसानों पर पड़ता है। उनके ग्रामीण जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है शहरी क्षेत्र। तो वन उन्मूलन का शहरी क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे प्रदूषण बढ़ रहा है, शुद्ध हवा विलुप्त होती जा रही है, जिससे श्वास या श्वसन रोग संबंधित बहुत सारे रोग उत्पन्न होते, जैसे अभी आपने कोरोना काल में देखा था, कोविड-19 में। वनों के विलुप्त होने से कभी कभी जंगली जानवर भी शहर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे होने पर वहाँ शहर में भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी पर भी वन उन्मूलन का प्रभाव पड़ता है। इससे विश्व का ताप बढ़ रहा है, जिससे बर्फीले पहाड़, जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, कि बर्फ़ पिघलकर पृथ्वी को जलमग्न कर रही है, यानी थल वाला भाग जो है डूबता जा रहा है और थल वाला भाग कम होता जा रहा है, जिससे कहीं कहीं प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़ आदि की संभावना बढ़ जाती है। पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। अंत में देखें अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वन उन्मूलन की वजह से पृथ्वी पर प्रदूषण की समस्या, बहुत सारी स्पीसीज़ का विलुप्त होना, पृथ्वी का ताप बढ़ना आदि समस्याएं उत्पन्न होने से अगली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय होगा। पृथ्वी पर उनका जीवन अधिक लंबे समय तक संभव ना हो सकेगा। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल गणित SKD में आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो हमारा चैनल इस तरह खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो अब आपके सामने प्ले लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए और इस तरह आपकी 8वीं गणित के वीडियो आ जाएंगे। अब हमें अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.1 का वीडियो देखना है तो इसमें हम टच कर देंगे और यह वीडियो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यदि कोई प्रश्न चौथा, क्या होगा यदि, कारण बताना है आपको। पहला, हम वृक्षों की कटाई करते रहें। दूसरा, किसी जंतु का आवास बाधित हो। तीसरा, मिट्टी की ऊपरी परत, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, अनावरित हो जाए, यानी ख़त्म हो जाए। तो पहला देखें, हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे तो धीरे धीरे वन प्राणी विलुप्त हो जाएंगे, वन पेड़ पौधे भी गायब हो जाएंगे, प्रदूषण का भी खतरा बहुत अधिक हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो जाएगी और मनुष्य का जीवन प्रभावित होगा। इसी का दूसरा कारण देखें, किसी जंतु के आवास के बाधित होने से उसका संरक्षण तो संभव है परंतु उसकी प्राकृतिक आदतों में परिवर्तन हो सकता है। जैसे शेर है, अगर शेर को हम पिंजरे में रखेंगे तो धीरे धीरे उसकी जो शिकार करने की प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। तीसरा, मिट्टी की ऊपरी परत, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, यदि अनावृत अर्थात हट जाए तो उस होने से उससे क्या होगा, उसकी निचली परत दिखने लगेगी और क्या होगा, ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसका सीधा असर मिट्टी की उर्वरक शक्ति पर पड़ेगा और धीरे धीरे उर्वरक भूमि जो है वह मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगी। प्रश्न 5वां, संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, यह IMP प्रश्न है। दूसरा, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों।
तीसरा, कुछ आदिवासी वन यानी जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? तीसरा, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? ये आईएमपी है। पांचवा, रेड डाटा बुक क्या है? यह भी आईएमपी प्रश्न है। और छठवां, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हम पहला देखें। जैव विविधता का संरक्षण हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे पृथ्वी पर हमारा जीवन है। इसी के कारण इससे पर्यावरण प्रभावित होगा, इसका कुप्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ेगा। दूसरा, सुरक्षित वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो जंगल है वो नष्ट हो रहा है और साथ में वो शिकार भी करने लगते हैं जीव जंतुओं का। तीसरा, कुछ आदिवासी जंगलों पर निर्भर रहते हैं। वे आज भी अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते हैं तथा पेड़ों की छाल, जंतुओं की खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। चौथा, वनोन्मूलन के मुख्य कारक औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, खेती के लिए भूमि, भीषण सूखा, वनों में आग, ये सभी के कारण वन नष्ट होते जा रहे हैं। वन उन्मूलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ रही है। इसके प्राकृतिक प्रदूषण, विश्व उष्णन यानी विश्व का ताप बढ़ रहा है, भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी आदि का मनुष्य के जीवन पर संकटमय जो है उत्पन्न हो रहा है, यानी संकट उत्पन्न हो रहा है। पांचवा, रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटापन यानी जो समाप्त होने की स्थिति में स्पीसीज हैं या समाप्त हो चुकी हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। छठवां है, पक्षियों का एक क्षेत्र से सुदूर क्षेत्र में जाना उनका प्रवास कहलाता है। जलवायु में परिवर्तन होने के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्र में उड़कर जाते हैं। वे वहां अंडे देने के लिए जाते हैं क्योंकि मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह उनके जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता है। प्रश्न छठवां, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों के अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्यायसंगत है? उस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। वर्तमान में तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसकी मांग की पूर्ति के लिए फैक्ट्रियां और आवास भी उतना ही आवश्यक है। फैक्ट्रियों में उत्पादन अच्छी कोटि का, सस्ता एवं शीघ्र होता है तथा हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। आवास मनुष्य की एक बुनियादी आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य वनों को साफ करके भूमि तैयार करता है क्योंकि उनको वनों के अतिरिक्त कहीं खाली जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। दूसरी ओर वनों के साफ होने से वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है तथा आदिवासी जातियां भी विलुप्त होती जा रही हैं। इसके साथ ही जीवन यापन हेतु भूमि कम होती जा रही है। इन परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्प ढूंढना आवश्यक है। वनों की कटाई इनका विकल्प नहीं है। प्रश्न सातवां, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं की सूची बनाइए। उत्तर, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए हम निम्नलिखित योगदान दे सकते हैं। पहला, आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर। दूसरा, जागरूकता अभियान चलाकर। तीसरा, वन महोत्सव का आयोजन करके। चौथा, जन्म दिवस, शादी आदि उत्सवों पर पौधे उपहार देकर। पांचवा, मनुष्यों को नर्सरी मुफ्त मिलने वाले पौधों के बारे में जानकारी देकर। मनुष्यों की जगह व्यक्तियों को लिख सकते हैं आप। छठवां, आम जनता को वनों के महत्व के बारे में जानकारी देकर। सातवां, इसी कार्य के लिए हम अपने मित्रों और पड़ोसियों का सहयोग भी लेना चाहिए। प्रश्न आठवां, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। उत्तर,
वनोन्मूलन से वृक्षों में कमी हुई है। इससे वृक्षों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में भी कमी आई है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। अतः ऊष्मा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व का ताप बढ़ गया है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वर्षा दर में कमी हुई है। प्रश्न 9वां, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखाचित्र मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, उमरिया शहडोल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर, बालाघाट राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट, मंडला राष्ट्रीय उद्यान मंडला, संजय राष्ट्रीय उद्यान बेलगांव, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद, फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला डिंडौरी, वन विहार भोपाल, ओमकारेश्वर खंडवा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार। यह भारत का मानचित्र है। इसमें देश और प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को दर्शाया गया है। प्रदेश के लिए आप ये मध्य प्रदेश का नक्शा देखेंगे, इसको बड़ा करके आप देख सकते हैं। सभी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। अब हम देखें कि हमारे देश में कितने संरक्षित क्षेत्र हैं, हमारे ज़िले, प्रदेश और देश में। पहले राष्ट्रीय उद्यान देखें तो हमारे ज़िले में केवल एक वन्य जंतु अभयारण्य है, एक जैव मंडल नहीं है। प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान, एक आपका वन्य जंतु अभयारण्य और 3 आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और देश में आपके 103 राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु अभयारण्य 543 और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कुल 18 हैं। प्रश्न 10वां, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमें 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए 17 पूर्ण विकसित वृक्षों की आवश्यकता होगी। यानी हमें 17 पूर्ण विकसित वृक्षों को काटना पड़ेगा। कागज़ की बचत से वनों के साथ साथ कागज़ के उत्पादन में प्रयुक्त जल, ऊर्जा और हानिकारक रसायनों की भी बचत होती है। हम निम्न कार्यों के द्वारा कागज़ की बचत कर सकते हैं। पहला, कागज़ का पुनः चक्रण करके। कागज़ का पुनः चक्रण 5 से 7 बार कर सकते हैं। दूसरा, कागज़ का पुनः उपयोग करके। तीसरा, कागज़ का मितव्ययिता से उपयोग करके, यानी कम से कम उपयोग करके। चौथा, कागज़ की बचत के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर। और 5वां, कंप्यूटर का उपयोग करके। प्रश्न 11वां, दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए ऊपर से नीचे की ओर। इसमें पहला है विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तिका और दूसरा है जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं। तो हम पहले पहेली देख लें। तो इसमें ऊपर से नीचे की ओर खड़े में, तो पहले में क्या है, विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक, तो इसे बोलते हैं रेड डाटा पुस्तक। दूसरे में है पौधे, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में एवं विभिन्नताएं, तो ये होगी जैव विविधता। अब दूसरे में दिया है बाएं से दाईं ओर, तो ये दूसरा डाला है बाएं से दाईं ओर। इसमें लिखा है पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं जैव मंडल। तीसरे में दिया है विलुप्त हुई स्पीसीज, तो जो विलुप्त होती हैं उसको बोलते हैं संकटापन। और चौथे में है एक विशिष्ट आवास में पाए जाने वाली स्पीसीज, तो विशिष्ट आवास में जो पाई जाती है उसे बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त प्रश्न देखें हम। पहला,
वनोन्मूलन से एक ओर जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है? तो वनोन्मूलन से वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है वो कम होने लगता है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होने लगता है, यानी विश्व का ताप बढ़ने लगता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा की दर में कमी आती है। साथ ही वनोन्मूलन से मृदा का जो जल धारण की क्षमता है वह कम हो जाती है, यानी जल सोखने की क्षमता, क्योंकि पौधे नहीं रहेंगे। और इसके अलावा वृक्ष जो है मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। इससे वर्षा का जल बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, यानी पानी जो बारिश होती है वो ना तो पृथ्वी में सोखता है और ना ही मिट्टी का कटाव रोक पाता है, और पानी लगातार बहने लगता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। प्रश्न दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतु अभ्यारण्य एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतु अभ्यारण्य एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों का बनाने का उद्देश्य पौधों और जंतुओं को संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र प्रदान करना है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।